हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा संयोग भी है कि हेलो जब मैं बोलता हूं तो आपकी नजर हमारे बोर्ड पर पड़ती होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बेटा हेलो विथ फन है। मैं आपसे हेलो करूं या ना करूं, चैप्टर जरूर आपसे हेलो कर रहा है। चलिए खैर, 12th क्लासेस की केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 10 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआती चैप्टर है 12th क्लासेस में, ठीक है ना, नाम तो आप देख ही रहे हैं हेलो विथ फन। ऑलमोस्ट हमने इसकी कुछ शुरुआती जानकारियां, हेलो विथ फन क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण और वर्गीकरण का बेटा आधार क्या है। वर्गीकरण के आधार में आपको याद दिला दूं, जैसा मेरी आदत है कि मैं आपको पिछले मॉड्यूल का 2 या 3 मिनट के अंदर थोड़ा हाईलाइट जरूर दिखाता हूं मैं आपको, ताकि आप उससे जुड़ सकें। तो जब तक मैं ये बात बता रहा हूं, जो छात्र बेटा रफ कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं, अपनी कॉपी लेकर नहीं बैठे, वो फटाफट कॉपी उठाओ बेटा, पहली बात तो, ठीक है ना, नोट करना। मैं मानता हूं आपके मोबाइल, आपके उसमें अच्छा फीड करने वाला मटेरियल है कि आप उसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है ना, बट बेटा रफ कॉपी लेकर बैठिए। ये एज ए टीचर, एज ए गाइडेंस के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना। और जब मैं पढ़ाऊं, मैं क्या कोई भी टीचर पढ़ाए, उसको गौर से कान में लीड लगाकर देखिएगा। लीड लगाकर सुनना है आपको, हाई रेजोनेंस पर मोबाइल उसको देखना है तो क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको पिछले दिनों में हेलो विथ फन क्या है, उनका वर्गीकरण, वर्गीकरण के तमाम आधार, ठीक है, और एल्किल हैलाइड में सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति, और फिर कल से हमने स्टार्ट किया था क्या, एल्किल हैलाइड, जिनको आईपीसी में हेलो एल्केन कहते हैं अपन, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, इनके बनाने की विधियां, ठीक है, याद आ रही हैं आपको, ठीक। बनाने की विधियां कितनी थी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहली विधि थी एल्केन के हेलोजनीकरण से, वी हैव ऑलरेडी फिनिश इन लास्ट डेज, ठीक है ना। कल मैंने आप लोगों को एल्केन के हेलोजनीकरण की पूरी अवक्रिया समझाई थी डिटेल्स में, ओके। दूसरी जो आज हम पढ़ रहे हैं, हेलोजन विनिमय अवक्रिया, जिसमें 2 अवक्रिया आती हैं, स्वार्ट अवक्रिया और फिक्लेंस्टीन अवक्रिया, ठीक है बेटा। तीसरी अवक्रिया जिससे एल्किल हैलाइड बनाए जाएंगे, एल्कीन से एल्कीन पर HX का योग कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएंगे तो भी एल्किल हैलाइड बनेंगे, ठीक है। चौथी विधि हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आती है एल्कोहल से बेटा, एल्कोहल की दूसरे अभिकर्मक जिसमें HX है, PX3 है, PX5 है, SOCl2 है, इनके साथ अवक्रिया कराकर एल्किल हैलाइड बनाएंगे। इसके बाद हुन्सडीकर अवक्रिया, और फिर 1 डिग्री एमीन की नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अवक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग सब तैयार हैं, बिल्कुल पक्का, ओके बेटा, तो जुड़िए मेरे साथ। तो मैंने आप लोगों को कल एल्केन के हेलोजनीकरण वाली अवक्रिया बताई थी। दोबारा बेटा फिर मैं आपको उसका नाम नोट जरूर कर रहा हूं। कौन सी विधि थी बेटा, एल्केन के हेलोजनीकरण से, मतलब करण मतलब हो गई क्रिया, एल्केन की हेलोजन के साथ क्रिया करानी है। अब बात आपके दिमाग में कल बैठा दी थी मैंने आपको, हेलोजन का मतलब हो गया X2 बराबर हो गया F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, ठीक है। और इनमें मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग डायरेक्टली क्या नहीं कराते बेटा, फ्लोरीनीकरण नहीं कराते। बताइए क्यों नहीं कराते, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। व्हाई, क्या रीजन है बेटा इस बात का, फ्लोरीन, यू तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के मध्य में बंध लंबाई सबसे कम होती है, हैलोजनों की तुलना में बंध लंबाई कम है। अब देखिए यहां पर बिल्कुल अपोजिट फैक्टर काम कर रहा है। अमूमन क्या है कि बंध लंबाई कम होने से बंध का विखंडन आसानी से नहीं होता, इस आधार पर तो यह सबसे कम क्रियाशील होना चाहिए, जबकि मैं क्या कह रहा हूं, बहुत अधिक क्रियाशील है। क्यों है, बंध लंबाई कम होने के, बंध लंबाई कम होना इनके छोटे आकार की वजह से है। फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार होता, अन्य हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तुलना में, इज दैट क्लियर। और फ्लोरीन परमाणु पर बेटा, उस छोटे से परमाणुओं पर रहता है 3-3 लॉन पेयर का प्रतिकर्षण। परिणाम क्या होगा, इनमें यह होने वाला प्रतिकर्षण, लॉन पेयर डैश लॉन पेयर जो प्रतिकर्षण हो रहा है ना बेटा, ये इतना ज्यादा प्रभावी है, lone pair dash lone pair repulsion is more effectively than bond length.
बंध लंबाई की कंपैरिजन में रिपल्सन बिटवीन रिपल्सन लॉन पेयर का जो रिपल्सन है बहुत ज्यादा प्रभावी हो चुका है, और इस वजह से कम बंध लंबाई होने के बावजूद भी F2 जल्दी टूटता है, अत्यधिक क्रियाशील। इज दैट क्लियर? तो फ्लोरीन की जब हम लोग एल्केन के साथ डायरेक्टली क्रिया कराते हैं तो उस क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, अनियंत्रित, प्रचंड, यहां तक कि विस्फोटक हो सकती है बेटा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग फ्लोरीनीकरण नहीं कराते। अब जब फ्लोरीनीकरण नहीं कराएंगे तो बेटा फिर एल्किल फ्लोराइड बनेंगे कैसे? तो कल मैंने आप लोगों को यह बताया था कि हम लोग या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ एल्केन की क्रिया या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ कराते हैं। अच्छा, आयोडीनीकरण के बारे में भी मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्टली आयोडीनीकरण कराने में भी परेशानी है बेटा। क्या परेशानी है? क्योंकि आयोडीनीकरण कराने से जो HI बनेगा ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, वो बेटा एक प्रबल अपचायक है। H और I की बंध लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि वो जल्दी टूटता है और H देने का काम करता है, और उसका फिर वो H क्रिया को विपरीत करा देता है, यानी बना हुआ एल्किल आयोडाइड एल्केन में अपचित हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उत्क्रमणी क्रिया हो गई, इसलिए अपन कह सकते हैं कि हमें उच्च लब्धि में एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेंगे, तो डायरेक्टली कराना संभव नहीं है। हां, कुछ दूसरे पदार्थ की उपस्थिति में जो मैंने आप लोगों को बताए थे, नाइट्रिक एसिड HNO3 या फिर HiO3 आयोडिक अम्ल, इनकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो जरूर क्रिया उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि HI उसमें उस पात्र में नहीं रहता। ये जो प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 और HiO3 है, ये बेटा HI को ऑक्सीकृत करा देंगे I2 में। ओके, पढ़ा था, समझ में आया होगा। चलिए, अब यहां यही क्वेश्चन है कि सर तो फिर हम एल्किल फ्लोराइड R सिंगल बॉन्ड F या फिर एल्किल आयोडाइड यानी R सिंगल बॉन्ड I, देन हाउ टू प्रिपेयर एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड? लास्ट मेथड से यह पता चल रहा है कि वी कांट प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्टली अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड। रीजन हमारे समझ में आ गया बेटा। सो क्वेश्चन इज अराइजेस, क्वेश्चन यहां ये बनता है, सो हाउ टू प्रिपेयर, फिर कैसे करेंगे हम लोग? तो बेटा उसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि एल्केन के हैलोजनीकरण में वी कैन प्रिपेयर डायरेक्टली एल्किल क्लोराइड बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला, और एल्किल ब्रोमाइड, राइट? एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को तो हम लोग एल्केन की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करके डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड को नहीं बना सकते। तो इनको फिर बनाया कैसे जाएगा? तो हम जब एल्केन से ये बना लिया गया तो हम इनकी क्रिया कराएंगे किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ। किसके साथ बेटा? AgF के साथ क्रिया कराएंगे, AgF के साथ। और AgF के साथ क्रिया कराने से यहां AgF का ये F इस Cl का, AgF का ये F इस Br का डिस्प्लेसमेंट करा देगा, प्रतिस्थापन करा देगा। ओके, तो F Cl के स्थान पर आ गया तो Rf हो गया, प्लस लिख दिया मैंने AgCl बेटा। ओके, F Br के स्थान पर आ गया तो बन गया एल्किल फ्लोराइड, और ये लिख दिया AgBr। अब यहां गौर करने वाली बात ये है, ये भी बेटा एल्किल हैलाइड है और ये भी एल्किल हैलाइड है। इसका मतलब ये निकला कि यहां एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड को बनाया जा रहा है, मतलब हैलोजन का विनिमय करके इस एल्किल हैलाइड में उपस्थित इन हैलोजनों का विनिमय कर दिया गया F के द्वारा। तो इसका मतलब ये है दूसरी विधि हमारी क्या होगी बेटा? हैलोजन विनिमय अवक्रिया द्वारा। हैलोजन विनिमय, विनिमय मतलब समझते हैं अपन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय अवक्रिया द्वारा, राइट? इस विधि द्वारा बनाएंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं एल्किल फ्लोराइड बना रहा हूं, जो रिएक्शन लिखी गई है, तब ये अवक्रिया कहलाएगी बेटा क्या? स्वार्ट, SWART, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट अवक्रिया बेटा। ठीक है, रिएक्शन, समझे आप? तो स्वार्ट अवक्रिया को डिफाइन किया जाए तो क्या समझ में आई बात? कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को आप चाहो तो यहां किसी एल्किल, इन दोनों में से जिसको भी एल्किल का एग्जांपल लेकर कह सकते हैं, मैंने एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड जो भी आप लेते हैं उसकी क्रिया करा दी। ठीक है ना, AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो ये बन गया हमारा
भाई आर की वैल्यू लगा दी बेटा, आप मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी आप लगाते हैं वो ठीक है ना, इतना तो समझते हैं हम लोग। तो C2H5 प्लस AgBr बन जाएगा। अच्छा ये AgCl और AgBr जो है बेटा ये अल्प घुलनशील होते हैं, अल्प विलेय होते हैं, बल्कि ये कहते हैं लगभग अवलेय होते हैं, यानी इसका मतलब ये अवच्छेद के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे, जिनको हम लोग छानकर निकाल देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें एल्किल फ्लोराइड पात्र से प्राप्त हो जाएंगे, तब ये अवक्रिया कहलाएगी बेटा क्या, स्वार्ट अवक्रिया। ओके, तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराने पर क्या बनते हैं बेटा, एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। यह क्रिया क्या कहलाएगी, स्वार्ट अवक्रिया कहलाती है। हालांकि सिल्वर फ्लोराइड के अलावा बेटा ये लिया जा सकता है, AgF के अलावा भी लिया जा सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड लिया जा सकता है, एंटीमनी फ्लोराइड भी लिया जा सकता है बेटा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में भी मौजूद है कि क्लोराइड कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड लिया जा सकता है इन प्लेस ऑफ AgF, सिल्वर फ्लोराइड के स्थान पर। ओके, बट आप लोग एक इसी अभिकर्मक से क्रिया को याद रखिएगा, वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आप के लिए हो गई एक तरीके से। चलिए, तो ये तो हो गई बेटा हैलोजन विनिमय अपक्रिया में कौन सी, स्वार्ट अपक्रिया। तो स्वार्ट अपक्रिया से कौन से एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो गया एल्किल फ्लोराइड बनाए जाते हैं, राइट। अब एल्किल आयोडाइड कैसे बनाए जाएंगे, तो इन्हीं से बनाए जाएंगे बेटा। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किससे करा दीजिए, सोडियम आयोडाइड के साथ करा दिया। अच्छा, यहां पर एक पदार्थ की उपस्थिति ली जाती है एसीटोन की, यहां नहीं ली गई, लेकिन यहां इसकी उपस्थिति में यह क्रिया कराएगी एसीटोन। अब क्वेश्चन यहां यह बनता है कि आखिर एसीटोन को लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां भी देखिए बेटा सोडियम आयोडाइड का जो आई नेगेटिव है, अच्छा आई नेगेटिव क्या है, देखिए जिनके ऊपर स्वयं के पास ऋणावेश होता है वो स्पीसीज धनावेश के प्रति स्नेह रखती है। तो जब ऋणावेश है तो उस स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब ये प्रतिस्थापन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के अंतर्गत आती है। ओके, क्योंकि प्रतिस्थापन तो हो रहा है, Cl या Br I के द्वारा प्रतिस्थापित बदलाव होगा, ठीक है ना, एक्सचेंज होगा। तो प्रतिस्थापन कराने वाला कौन है, तो आपको नाभिक स्नेही। कल मैंने बताया था ना कि वैसे तो कार्बनिक यौगिकों में होने वाली अपक्रियाएं बेटा 4 प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, और बताइए, प्रतिस्थापन के बाद विलोपन अपक्रियाएं, योगात्मक अपक्रिया और रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास अपक्रिया। प्रतिस्थापन किसके द्वारा हुआ है, कार्बनिक अणु से। ये कार्बनिक अणु है, एल्किल हैलाइड कार्बनिक यौगिक अणु, उसका प्रतिस्थापन कराया किसने है, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो कराने वाला कौन है, आई नेगेटिव। और आई नेगेटिव या एफ नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बेटा, नाभिक स्नेही। ऋणावेश है तो इसमें किसके प्रति रखेगा, धनावेश युक्त स्पीसीज के प्रति, यानी नाभिक स्नेही के प्रति। तो ये कहलाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो मैंने आपको मुक्तमूलक, नाभिक स्नेही और तीसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बताई थी, बोला था मैंने 11th क्लासेस में भी आपको, बार बार आप उनको देखते रहिए। खैर, तो ये बेटा एक्सचेंज हो गया, तो वही हैलोजन में। अच्छा, अगर ये हो रहा है तो ये अपक्रिया कहलाती है क्या, फिंकलेस्टीन अपक्रिया। बेटा क्या, गुनगुनाइए नाम, फिंकलेस्टीन अपक्रिया। ओके, ये तो ये अपक्रिया क्या कहलाएंगी, स्वार्ट अपक्रिया, SWART, स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, और ये कहलाएगी बेटा फिंकलेस्टीन, FINKLESTEIN, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। ओके, फिंकलेस्टीन अपक्रिया कहलाएगी। तो फिंकलेस्टीन अपक्रिया को डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। अब देखिए यहां तो बन रहे थे ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, लगभग अल्प घुलनशील या अवलेय, तो छानकर निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा यहां बनेगा NaCl या NaBr बनेगा। ये कैसे होते हैं बेटा, ये तो घुलनशील होते हैं। घुलनशील का आयनिक यौगिकों की घुलनशील का मतलब क्या हो गया, कि वो आयनिक यौगिक आयनों में टूट गए, होगा कि नहीं, घुलनशील का आयनिक यौगिक के रेस्पेक्ट में आयनों में टूटे ही रहते हैं। तो अगर NaCl और NaBr अगर आयनों में टूटे रहेंगे तो बेटा फिर क्रिया विपरीत होने के चांस बन जाएंगे। क्लोराइड आयन दोबारा इसको, क्योंकि ये बंध लंबाई ज्यादा होती है इसलिए इस बंध के टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं। समझे कि नहीं बात। तो सी ऐसा कर सकता है, ऐसा ना हो, क्योंकि हम तो ये बनाना चाहते हैं ऐसा ना हो, इसके लिए हमने क्या लिया, एसीटोन। तो ये क्या रोल प्ले करेगा, दरअसल एसीटोन के अंदर NaCl और NaBr
अवलेय होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जल में पूर्ण विलेय होते हैं, लेकिन एसीटोन के अंदर ये अवलेय होते हैं। अवलेय का मतलब आयनों में नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे तो क्रिया विपरीत नहीं होगी। तो अपन क्या बोला जाता है, NaCl व NaBr एसीटोन या विलायक का काम करेगा, लेकिन कैसा विलायक है, इनको घोलने नहीं दे रहा, इनके आयनों को टूटने नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो अवलेय रहते हैं, अवक्षेप रहते हैं, जिन्हें छानकर हम लोग बाहर निकाल देंगे और क्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं अग्रव क्रिया की तरफ चलेगी। बात बैठी कुछ दिमाग में बेटा। इसी तरह से आप एग्जांपल बना सकते हो। एथिल ब्रोमाइड ले लिया हमने, C2H5, Cl या Br जो भी आप लेते प्लस NaI के साथ क्रिया करा दो बेटा, वही एसीटोन की उपस्थिति, C2H5I एथिल आयोडाइड बना दिया आपने प्लस NaBr। समझे, ये क्लोराइड वाला ले सकते थे आप, वो आपकी बात। तो हेलोजन विनिमय अपक्रिया कितनी प्रकार की हो गई, दो। कौन कौन सी, स्वार्ट अपक्रिया और फिक्लेस्टीन अपक्रिया। तो आपने कल की रिएक्शन से आज आगे बढ़े, जिनका एल्केन के द्वारा डायरेक्टली प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता, जिन एल्किल हैलाइडों का, उनको अपन अप्रत्यक्ष तरीके से एल्किल हैलाइडों से ही एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं, इसलिए तो इसको नाम दिया गया हेलोजन विनिमय अपक्रिया। तो स्वार्ट अपक्रिया में एल्किल फ्लोराइड और फिक्लेस्टीन अपक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। इसमें एसीटोन का क्या रोल प्ले है, एसीटोन में NaCl व NaBr अवलेय यानी अवक्षेप के रूप में रहते हैं, जिन्हें हम लोग छानकर पात्र से निकाल देंगे, तो अपक्रिया विपरीत नहीं हो पाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में चलेगी। ओके, अब देखिए धीरे धीरे हम लोग एक शब्द को समझने जा रहे हैं। ये दूसरी विधि हो गई हमारी, कौन कौन सी, हेलोजन विनिमय अपक्रिया होगी, जिसमें स्वार्ट और फिक्लेस्टीन अपक्रिया आती थी। ओके बेटा, चलिए अब देखिए, आपको मैं यहीं से आपकी शुरुआत करा दूं एक शब्द के लिए। अपने बोर्ड में, अपने पेपर में, एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको कहते हैं अंतर परिवर्तन, इंटरचेंजेस। अंतर परिवर्तन बेटा, लिसन केयरफुली, अंतर परिवर्तन। अंतर परिवर्तन में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे ए कोई पदार्थ, या तो ए लिखकर दे दिया या एक्स लिखकर दे दिया, क्या है ये बताना पूछा गया उन्होंने, या ए को दे दिया गया एरो के ऊपर कुछ पदार्थ, जैसे ये मैंने आपको यहां से एक एग्जांपल से बताऊं, मैंने लिखा बेटा C2H6, एरो पर लिखा Cl2 ऑब्लिक लाइन H न्यू, राइट, और यहां लिख दिया A। फिर मैंने आगे लिखा कि हमने उसकी क्रिया कराई सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, और फिर बना दिया B। तो A और B को पहचानिए। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हमको, अगर वो ये कह रहा है कि A और B को पहचानिए, राइट, तो हमको डिटेल्स रिएक्शन नहीं लिखनी, सीधा लिखना है A और B को पहचानने के। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तब कर पाते हैं बेटा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी होती है, या जो सेक्शन का क्वेश्चन है वो पूरा आपने सही ढंग से पढ़ लिया है। लेकिन चूंकि हमने जिन दो विधियों को पढ़ा है, उन विधियों से अपन ये बात समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। C2H6 हो गया बेटा एथेन, ठीक है, एथेन, या फिर वो यूं दे सकता है एथेन, ऐसे लिख दिया उसने, नाम में सूत्र नहीं दिया। तो आप देखिए, एल्केन का हेलोजनीकरण यानी क्लोरीन के साथ क्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में, और पदार्थ बनेगा A, राइट। जब यहां कुछ नहीं लिखा गया तो इसका मतलब है कि Cl2 की सीमित मात्रा है बेटा, अधिकता नहीं है, ठीक है। जब सीमित मात्रा है, अधिकता नहीं है, तो फिर तो हम मोनोहेलो एल्केन ही बनाएंगे। और कल क्या बताया था मैंने, मेथेन से एक ही बनता है, एथेन से भी एक ही बनता है, प्रोपेन से 2 बनते हैं, ब्यूटेन से 4 बनते हैं, पेंटेन से 8 बनते हैं, बताया था कि नहीं हम लोगों ने। तो A बराबर कौन होगा बताइए मुझे। एथेन का सूत्र तो होता है बेटा C2H6। अब एक H हटाना है, अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो आपको ये मालूम है बेटा कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन दोनों ही 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए तो कौन सा H हटा है। तो सीधी सी बात है बेटा, आप कह सकते हैं कि सर कोई सा भी हटा दो, इसमें परेशानी क्या है, तो किसी से भी हटा दिया तो A बराबर बनेगा, बोलिए, वेरी गुड, CH3 CH2 Cl। ओके, सामान्य नाम बताइए बेटा इसका, सामान्य नाम का संकेत, आईपेशी नाम का संकेत, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो इनके सामान्य नाम लिखने में इसको पहचानो, कौन सी एल्किल है बेटा, तो आपको कि सर 2 कार्बन की एल्किल, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो ये A बराबर ये हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो A बराबर सूत्र लिखने के अलावा उसका नाम लिख सकते हैं, वैसे प्रैक्टिस में आपको मालूम होना चाहिए कि हमें नाम लिखना है, प्रयास करना है, ठीक है ना। और आईपेशी में नाम होगा क्लोरोएथेन, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, हेलो को कभी भी मुक्रियात्मक समूह नहीं माना जाता,
इसको हमेशा द्वितीय क्रियात्मक समूह ही माना जाता है। तो क्या लिखेंगे बेटा? क्लोरोएथेन। इज दैट क्लियर? देन आंसर बी इज ओके। अब बताइए, अगर मैं ये कहता कि ए से बी की, अगर प्रश्न बना देता ए व बी को पहचानिए क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरा प्रश्न बना देता कि ए से बी के परिवर्तन की अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ओके, तो आपको मालूम है कि ए से बी में ए बन गया हमारा ये, जिसकी एन आई, तो आपको फिकलेस्टीन अभिक्रिया है सर। ये क्या है? फिकलेस्टीन अभिक्रिया। तो क्या बन जाएगा बेटा? बी बराबर हो गया CH3CH2I एथिल आयोडाइड। क्या है ये? एथिल आयोडाइड। जैसे ये एथिल क्लोराइड था बेटा, ऐसे ये एथिल आयोडाइड है। आई पेश नाम होगा आइडोएथेन। जैसे ये क्लोरोएथेन है वैसे ही आइडोएथेन होगा। तो इस तरह के प्रश्नों की बात हो सकती है बेटा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ए और बी को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। बहुत नॉर्मल था क्योंकि पढ़ा दिया था इसलिए। चलिए, हो गया, नोट कर सकते हैं आप लोग बेटा। इस तरह की बातों को रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करिए अपने आप को। तो ए और बी को पहचानिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है बनाने की विधियों में तीसरी विधि बेटा, ठीक है। कौन सी विधि है बताइए मुझे? यस, तीसरी विधि का नाम है एल्कीन से बनाएंगे। देखिए, एल्कीन से बनाना सीख गए, फिर जो बनते हैं ना एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड, उनको एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड में बदल देते हैं हम लोग। अब बनाएंगे एल्कीन से। तो एल्कीन की या एल्कीन पर HX के योग से, HX के योग से, HX का मतलब समझ में आ गया? हाइड्रोजन हैलाइड। और एल्कीन क्या होते हैं कि सर ये खुली श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगा हो, ठीक है ना। हालांकि त्रिबंध वालों को भी अपन कहते हैं, लेकिन अपन एल्कीन की बात कर रहे हैं तो द्विबंध लगा होगा। ओके, तो जैसे मैंने ये लिखा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेटा। ओके, मैंने एक और लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा। मैंने एक और लिखा बेटा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5, और भी मैं आपको आगे बताने ही जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये सब एल्कीन है। ओके, और अगर मैं लिखूं एल्कीनों में, आपको दिख रहा होगा बोर्ड की तरफ देखेंगे तो आप लोग CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और मैंने कुछ रिएक्शन इधर लिख दी बेटा, ठीक है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ओके, बोर्ड पर बेटा ये लिखी गई एल्कीन, दरअसल पहले ये समझ में आ जाए आपको जो मैं वर्ड बोलने जा रहा हूं। एल्कीन बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी बेटा? एक को कहते हैं सममित एल्कीन, सममित एल्कीन, और दूसरी है असममित एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, और एसिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है ना। असममित एल्कीन। ओके, सममित एल्कीन का मतलब ये होगा बेटा कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनसे समान स्पीशीज जुड़ी होनी चाहिए। डबल बॉन्ड वाले कार्बनों से समान स्पीशीज। अब देखिए, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो इससे भी 2 हाइड्रोजन, तो ये सममित एल्कीन हुई। यहां आ जाओ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन ही है, इससे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 1 मेथिल समूह जुड़ा है बेटा। इसका मतलब इसमें समानता नहीं है, तो ये क्या हो गई? असममित एल्कीन हो गई। अब देखिए, इसको बोलो सममित है कि असममित है बताइए? डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिससे जुड़ा 1 हाइड्रोजन और 1 मेथिल समूह, डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिससे जुड़ा है हाइड्रोजन और 1 मेथिल समूह, तो आपको होगी सर ये भी सममित एल्कीन हुई। वहां चलिए बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी असममित एल्कीन हुई। इज दैट क्लियर? इसको देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 1 एथिल, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 1 मेथिल, अलग हो गया, असममित एल्कीन हो गया। तो ये सममित, ये असममित, ये भी असममित, ये सममित और ये असममित। कोई डाउट यहां तक? चलिए, ये तो रही बेटा इसकी बात, ठीक है। दूसरी बात HX की बात आती है। HX में आते हैं HF बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड बेटा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आइड। ये 4 प्रकार के हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं। HX का मतलब हो गया हाइड्रोजन हैलाइड, X का मतलब हैलाइड, तो HX का मतलब हो गया HCl, HBr, HI। ओके,
इनमें से हम लोग डायरेक्टली इसके साथ क्रिया नहीं कराते, बंध लंबाई बहुत कम है, आसानी से नहीं हो पाएगा यहां, तो ये तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, HF को छोड़ दिए। अब बच्चे बेटा 3, इन तीनों में देखिए इसकी बंध लंबाई बहुत अधिक होगी, इससे कम बंध लंबाई इसकी और इससे कम बंध लंबाई है, तो ये बहुत अधिक क्रियाशील है। HI और HBr बहुत क्रियाशील है, बल्कि अगर मैं ये कहूं इतने ज्यादा क्रियाशील है कि ये अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी पात्र में बने हुए नहीं रहते। बना हुआ केवल HCl रह सकता है, HB और HI बने हुए नहीं रहते। इनको हम लोग उसी वक्त जिस समय हमें क्रिया करानी हो इनकी, उसी वक्त दूसरे अभिकर्मकों से इसे बनाते हैं, लेकिन जब बना लिया गया तो फिर क्रिया करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ऑलमोस्ट इन्हीं के साथ क्रियाएं कराएंगे, HCl, HBr, HI के साथ, ठीक है। आपको समझ में आई बात? तो ये एल्कीन, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर मैंने बेटा HCl का योग कराया। किसका बेटा? HCl का या HBr का योग, जो भी आप ले रहे हैं योग कराया। अब आप देखिए HCl क्या है बेटा? क्या आपको ध्रुवीय है? क्यों ध्रुवीय बताइए आप लोग? आपको कि सर ये जो बंध बना है ना सहसंयोजी, ये बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ इस वजह से विस्थापित रहते हैं क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा एकत्रित हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणावेश होता है तो अपन कह देते उस पर आंशिक ऋणावेश जनरेट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब देखिए जहां तक इस एल्कीन का प्रश्न है, अब आपको दो बातें बताता हूं मैं आपको, गौर से सुनिएगा क्योंकि कंसेप्ट भी जुड़ता जाएगा बेटा। मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं बताता, उसको कंसेप्चुअल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। जब आप इस एल्कीन को देखेंगे, चूंकि एल्कीन सममित है, यहां तक समझ में आ गई बात? एल्कीन सममित है कि नहीं? एल्कीन जब सममित है तो बेटा ऐसी स्थिति में, ठीक है ना, आपका भी पसीना आ ही रहा होगा, आना भी चाहिए बेटा, जिससे लगे कि हाँ पढ़ते हम लोग, ठीक। चलिए, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जब इसका इससे योग होना है, अब योग कैसे हो सकता है? योग की पॉसिबिलिटी तो क्या नहीं दिख रही सर, क्योंकि सर यहां तो कार्बन की संयोजकता पूरी है, 4 यहां भी पूरी है। तो बेटा योग होने के लिए इस पाई बंध का टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पाई बंध नहीं टूटेगा मुक्त संयोजकताएं जनरेट नहीं होंगी, और मुक्त संयोजकताएं उत्पन्न यानी जनरेट अगर नहीं होंगी तो योग कैसे होगा? अब आपको एक ट्रिक्स बेसिस में बताता हूं कि ये सिग्मा, सॉरी ये वाला पाई बंध, क्योंकि पाई बंध दुर्बल होता है ये तो जानते हैं सिग्मा बंध की तुलना में, तो पाई बंध टूटकर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इसके अभिकर्मक करने से, अब ध्यान से सुनिएगा, इस अभिकर्मक, ये अभिकर्मक है बेटा, ठीक है ना, ये क्रियाधार सबस्ट्रेट है, इसके अटैक करने से इसका पाई बंध टूटेगा और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन पर जाएंगे या इस कार्बन पर जाएंगे। चूंकि ये एल्कीन बेटा सममित है, क्या ये सममित एल्कीन है, तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन बेटा इधर जाने पर या इधर जाने पर, किसी भी ओर जाने पर कोई रिपल्सन महसूस नहीं होगा। सममित एल्कीन होने पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन पर जा सकते हैं क्योंकि समानता है। अब जरा इसी बात को यहां आ जाओ बेटा, गौर से सुनिएगा बेटा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये कार्बन sp2 संकरित अवस्था का है क्या नहीं? 3 सिग्मा बंध बना है, टोटल बंधों में 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4 बंध, 4 में से 3 सिग्मा, तो संकरण कौन सा होगा? sp2। ये कार्बन भी कौन सा है बेटा? sp2, 3 सिग्मा बंध। ओके, टोटल 4 बंध में 3 सिग्मा बंध है sp2, और ये कौन सा है? sp3। अब आप सोचिएगा, अगर ये sp2 संकरित कार्बन है और ये sp3 संकरित कार्बन है, तो मुझे बताइए ये बंध के इलेक्ट्रॉन, अगर ये वाले सिग्मा, पाई की तो अभी बात कर रहा हूं, पाई की ही करनी है, लेकिन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे ये बता रहा हूं मैं आपको। यहां ऐसा स्थिति नहीं थी, तो इसमें है क्या बेटा? ये sp2 संकरित कार्बन और ये sp3। पिछले दिनों मैंने आपको क्या बताया था? sp3 संकरित कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो होती है 2.5। क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। sp2 संकरित कार्बन में अगर sp2 संकरण है तो 2.75 पाउलिंग पैमाने पर मानी जाती है, और sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा 3.25, सबसे ज्यादा मतलब कार्बनों में सबसे ज्यादा। तो अगर मैं ये बात करूं कि विद्युत ऋणात्मकता sp2 संकरित कार्बन की sp3 वाले से ज्यादा, यानी इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता इस कार्बन से ज्यादा है, मतलब इस विद्युत ऋणात्मकता क्या बताई थी मैंने आपको?
साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। तो ये कार्बन जिस बंध से जुड़ा है ना, इस बंध से, ये कार्बन इस बंध से जुड़ा है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये कार्बन क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींच लेगा, आकर्षित किए रहता है। परिणाम क्या होगा, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसके तरफ ये वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षित रहते हैं, राइट। मतलब ये समूह क्या कर रहा है, इसको अगर गौर से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, हालांकि मैं सिर्फ नाम लूंगा लेकिन आपको ट्रिक्स बेसिस पर भी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ओके। तो आप ये देखिएगा, अगर ये sp2 संकरित कार्बन है बेटा, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता इससे ज्यादा हुई, तो ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित रहते ही हैं। ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण प्रभाव क्या कहलाता है बेटा, बताइए। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होना जो कि परमानेंट प्रभाव है, वो कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव कहलाता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव। मेरे पुराने वीडियोस में आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, हमारे चैनल पर जाकर जब देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि आई प्रभाव को मैंने दो तरीके से बांटा था। पहली बात तो इसकी परिभाषा में क्या बता दिया, कार्बनिक अणुओं में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को हम लोग प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, जो परमानेंट प्रभाव है, ठीक है ना, दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, जो नजदीक होगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। और ये दो प्रकार से था, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई। प्लस आई का मतलब वे समूह जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलते हैं, अब सोचना, धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व को अगर धकेलेंगे तो उनके स्वयं के ऊपर को कौन सा आवेश आएगा बेटा, यस, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले। और जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे तो स्वयं के ऊपर कौन सा चार्ज रखेंगे, ऋणावेश, इसलिए उनको बोला जाएगा माइनस आई प्रभाव। अब इससे ज्यादा सरलता की तरफ मैं कैसे ले जाऊं बताइए, इससे सरल तो नहीं हो सकता ना, पढ़ा तो 11वीं क्लासेस का मटेरियल है, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव का मैं मतलब बता रहा हूं। अब बताइए, ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित कर रहे हैं, तो ये पूरा समूह क्या हो गया, माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाला, और ये समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाला। और अपने दिमाग में बन लीजिए कि ये समूह अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व को, ये देखो तीर का चिन्ह मैंने लगाया, ये समूह अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कार्बन की तरफ धकेल रहा है तो इसका होगा प्लस आई प्रभाव, ओके। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व बेटा इधर आ रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व एकत्रित हो गया, जो डॉट 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 से मैंने बना दिया, हो गया। अब बताइए, पाइबंध जब टूटेगा अभिकर्मक के प्रहार करने पर, अब यहां पर एक प्रभाव और सुनिएगा, अभिकर्मक के प्रहार करने पर अगर किसी कार्बनिक अणु का पाइबंध अगर टूटता है, पाइबंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक ओर शिफ्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। जो अस्थायी प्रभाव है, इलेक्ट्रोमेरिक बेटा, ई प्रभाव। अस्थायी क्यों है, क्योंकि ये अभिकर्मक के प्रहार करने पर ही होगा, अभिकर्मक अगर हटा लिया जाए तो ये प्रभाव वापस हो जाएगा। लेकिन प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, अभिकर्मक हो या ना हो उसमें वो ध्रुवता प्रेरणिक प्रभाव की वजह से बनी रहती है, राइट। खैर, तो अब मुझे बताइए, ये डॉट डॉट जैसा बनाया था मैंने, ये हटा दिया, यहां से तीर जरूर मैंने लगाए रखा है, आप भी बना सकते थे इस तरह का। ये प्रभाव इलेक्ट्रॉन घनत्व को इस कार्बन की तरफ धकेल रहा है, इसके पीछे ये तमाम बातें मैंने बता दी, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ये वाले बंध का इस पर एकत्रित हो रहा, तो बताइए पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ सकते हैं क्या, बोलो, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि पाइबंध के इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएंगे तो यहां ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ये वाला आ चुका है, उनमें रिपल्सन होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन भी बेटा बहुत अपने आप का सम्मान चाहते हैं। क्या सम्मान चाहते हैं, कि जो उन्हें प्यार से बुलाता है उसी की तरफ जाते हैं। जैसे एक टीचर बढ़िया पढ़ाता है तो आप सब उसी की तरफ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन भी इसी चीज के भूखे हैं कि जो हमें प्यार से, स्नेह से बुलाएगा, टीचर जो हमें स्नेह से पढ़ाएगा, हम उसी की तरफ जाएंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इसी बात के भूखे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई दुत्कार रहा है, भगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाने का प्रयास कम करते हैं, क्योंकि वो उसे वहां जाने पर अपमान महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां समझिए, इस ओर जाने पर क्या होगा बेटा, अगर ये पाइबंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएंगे तो ऑलरेडी इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है, तो यहां क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो पाइबंध के इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन पर जाने के बजाय इस पर जाएंगे। सोचो, दिमाग लगाओ फटाफट, समझ में आई बात। ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर क्यों जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन पर जाने से रिपल्सन महसूस होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लस आई प्रभाव है मैथिल समूह का, या ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव है सर, प्लस आई प्रभाव। ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जब एकत्रित होने लगे तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो क्या होगा, बोलो जल्दी, रिपल्सन होगा, यस।
तो इसलिए पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ना जाते हुए इस कार्बन पर जाएंगे। अब देखना ध्यान से, योग कराया बेटा मैंने HBr HCl जो भी आप ले रहे हैं, ये ध्रुवी तो है ही। यहां क्या था अभी मैं आपको यहीं से, चलो ये तो अभी कर ही लेंगे, यहीं इसी की बात कर लेते। तो सोचो बेटा पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए, सोचना दोनों इलेक्ट्रॉन टूटकर यहां आ गए, दो इलेक्ट्रॉन जब यहां आ गए तो इस पर तो आ जाएगा ऋणावेश और इस पर आएगा बताइए धनावेश। कब? जब पूरी तरह से पाई बंद के इलेक्ट्रॉन चले गए। जब इस पर धनावेश आ गया तो इससे कौन जुड़ेगा? इस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग। ध्यान से सुनिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग, ये ध्रुवीय अणु, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग असममित एल्कीन है कि नहीं? असममित एल्कीन, सम्मित में तो चाहे जिस पर जा सकता है बेटा पाई बंद के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सम्मित है, किसी भी ओर ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं मिला, समान स्थिति रहती है, राइट। असममित एल्कीन पर जिसका नाम हमने लिखा है प्रोपीन, आईपीसी नाम क्या है? प्रोपीन, सामान्य नाम होता है प्रोपलीन, इलीन इस वर्ड जोड़ा जाता है, इथिलीन, इलीन सामान्य नाम होगा, आईपीसी नाम में एथीन, ओके एथीन, आईपीसी नाम लिख रखा है, ये सिंबल बना दिया मैंने, ध्यान रखिएगा, ओके। तो एल्कीन के सदस्यों पर जब हम इसका योग करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पहली बात तो योग हो रहा है। अब यहां एक और बात सुनिए, जब बेटा योग हो रहा है तो ये अपक्रिया कौन सी होगी? योगज अपक्रिया होगी। कौन सी? योगज, एडिशन, संकलन, योगात्मक, ठीक है। अब योगात्मक भी तीन प्रकार की होती हैं, मुक्त मूलक योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक और नाभिक स्नेही योगात्मक। जिसका योग पहले होता है अपक्रिया का नाम उसी पे डिपेंड करता है, जिसका योग पहले होता है, मतलब जो उस कार्यक्रम की अगुवाई करता है। आजादी में तो बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी भारत की आजादी में, लेकिन हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 4-5 लोगों की जय जयकार क्यों करते? महात्मा गांधी जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, और 2-4-10 लोगों के नाम अगर मैं गिनवाऊं तो बस उन्हीं की जिंदाबाद। क्या इन्हीं लोगों से आजादी मिली थी? नहीं। तो फिर इन्हीं की जिंदाबाद क्यों हो रही है? क्योंकि ये उस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे। जब लीड कर रहे थे तो ये फ्रंट पर थे, और जो फ्रंट पर है तो हेडिंग भी फ्रंट पर आती है उसी व्यक्ति की। ठीक वैसे ही जो पहले अटैक करेगा, जब अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना क्रिया विधि में, तो जो पहले अटैक मतलब जो पहले जुड़ेगा अपक्रिया का नाम व प्रकार उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हमारी वीडियो जीओसी वगैरह की जो वीडियो उस पर देखेंगे आप लोग। खैर अभी मैं आपको जो बता रहा हूं उसको देखिएगा। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था बेटा आपको कि इस ध्रुवीय अणु का बताइए, ध्रुवीय अणु है HBr, ये भी ध्रुवीय, इसका ऋणात्मक वाला भाग यानी ये। अब ऋणात्मक वाला भाग, ये ऋणात्मक वाला भाग दरअसल अपक्रिया का जो स्लो स्टेप होता है उसमें पहले जुड़ता है। अब देखिए ये ऋणात्मक वाला भाग अगर जुड़ेगा तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन गए, यहां धनावेश आया, ये तो समझिएगा, समझ आ रही है? पाई बंद के इलेक्ट्रॉन जाने से यहां धनावेश आ गया, इससे जुड़ जाएगा Br। जोड़ता हूं मैं यहां, ये सीधी रिएक्शन पढ़ रहा हूं, 11th क्लास में आपने इसकी पूरी क्रिया विधि पढ़ी है बेटा, सिंगल बॉन्ड CH2, इससे जुड़ जाएगा S धनायन, ये जुड़ गया बेटा। इसी को कहते हैं बेटा मार्कोनी-काफ का नियम। क्या? मार्कोनी-काफ का नियम। अब मार्कोनी-काफ का नियम जो 11वीं क्लास में इसकी पूरी मैकेनिज्म बताई गई थी, उसमें क्या बताया गया था कि 2 पदों में पूर्ण होता है, मतलब अपक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। सबसे पहली बात तो समझ लो कि ये योगज अपक्रिया में पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया है, यानी पहला योग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा स्लो स्टेप के अंतर्गत, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रिया होगी। एक दूसरी बात, तो ये जो Br नेगेटिव यहां जुड़ रहा है, तो मार्कोनी-काफ ने क्या किया कि छात्र चूंकि 11th क्लास में अच्छा पढ़े तो नहीं होते, तो मार्कोनी-काफ ने कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नहीं है मतलब क्या? फिर भी टेंशन तो हो रही है ना बेटा। तो फिर तो उन्होंने कहा कि मेरी सवा 1.25 लाइनों को याद कर लो, 1.25 लाइन, सवा नहीं बोलूंगा, 1.25 लाइन, 2 भी नहीं है, रट लो उन 1.25 लाइनों को। आपके दिमाग में कि सर काय को रटे केमिस्ट्री, जब आप कहते हो मैं हूं ना, फिर काय को रटे।
तो बेटा यहां मैं आपको क्या बता रहा हूं, डायरेक्टली रिएक्शन बताने का प्रयास कर रहा हूं और उसमें कुछ बातों को जोड़ भी रहा हूं। तो फिर कहां समझेंगे हम लोग? तो मार्कोनी काफ नियम सर ने जहां वीडियो बनाई होगी उस पर जाकर देखेंगे आप। बात समझ में आ गई? तो यहां मार्कोनी काफ क्या कहते हैं कि भाई मैंने पूरी कहानी को समझाया गया है, ये कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर आधारित है, ये मैकेनिज्म, ये क्रियाविधि विभिन्न कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर आधारित है। आपको क्या सुनना है वो सुनिएगा। आपको ये सुनना है कि वो पूरी कहानी का निचोड़ पौने 2 लाइनों में मार्कोनी काफ क्या कहते हैं वो देखिए। मार्कोनी काफ ये कहते हैं असममित एल्कीन पर, क्या बोलो, असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग कराने पर ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग असममित एल्कीन के उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है। उसका मतलब यहां 2 डबल बॉन्ड है, उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है। कहां जोड़ा है? देखो आपने इस कार्बन से आपने ये जोड़ा है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। सोचो बेटा, ये एक एल्कीन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, लॉजिक बात बता रहा हूं मैं आपको, बिना पूरी क्रियाविधि को मैं आपको उसकी, मैंने भी अपना, अगर मार्कोनी का पहले पैदा होगा उन्होंने नियम दे दिया, नहीं तो फारूकी नियम बना देता मैं इसको आज। चलो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको गौर से देखिएगा बेटा। दूसरा नियम में बनाता हूं, फारूकी नियम अगर आने वाले वक्त में अगर होगा तो कैसे आएगा देखिएगा। मार्कोनी का आपने ये बात बताई, अब इससे मैं कैसे बताऊंगा। असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल समूह। सर ये क्या मतलब है? अब देखिएगा, ये असममित एल्कीन है कि नहीं बेटा? हाँ सर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, 2 एल्किल जुड़ी है। अब मुझे बताइए, इस कार्बन से 2 एल्किल जुड़े और जो एल्किल समूह होते हैं वो अपना प्लसाई प्रभाव दिखाते हैं, राइट? अगर ये दोनों समूह प्लसाई प्रभाव दिखाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इस पर एकत्रित होंगे कि नहीं बेटा? हाँ, जब इस पर इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा प्लसाई प्रभाव दिखाने से इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ सकते हैं क्या? जल्दी बोलो, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ सकते हैं क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों समूह प्लसाई प्रभाव दिखाते हैं, इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को इधर धकेलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, तो किस कार्बन पर जाएंगे बेटा? बोलो जल्दी, राइट? जब इधर जाएंगे, अब देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, असममित एल्कीन में ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे एल्किल जुड़े हो। अब देखिए यहां क्या है, एल्किल जुड़े हो या अधिक एल्किल जुड़े हो, राइट? तो यहां कौन है? हाइड्रोजन, और इस कार्बन से 2 एल्किल जुड़े हैं। जोड़ो बेटा, दोनों बातों को जोड़िए। तो बेटा पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां पर धनावेश आएगा तब, और धनावेश आएगा तो तभी तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा। पॉज करो, मेरी वीडियो को पॉज कर करके बार बार ध्यान से लीड लगाकर सुनने का प्रयास करिए। मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिए इस एल्कीन को देखो, इस कार्बन से एल्किल जुड़ी है कि नहीं? तो इस कार्बन से जो एल्किल जुड़ी है तो इस कार्बन से हैलोजन का योग करा दिया मैंने। दोनों बातों को जोड़िए, नियम को भी अगर आप देख रहे हैं तो नियम भी आसान हो जाएगा और मेरी ट्रिक्स भी काम करेगी आपको। असममित एल्कीन पर जिस कार्बन से, जिस द्विबंधित कार्बन से एल्किल जुड़ी है या अधिक एल्किल जुड़ी है या ज्यादा कार्बन की एल्किल जुड़ी है, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग उसी कार्बन से जुड़ेगा। ये मैंने अपना नियम भी बना दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है? विश्लेषण करने के बाद अपन इस तरह की बात रख सकते हैं, राइट? तो ऋणात्मक वाला भाग उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ता है, उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिस पर H परमाणु कम संख्या में लगे होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी मेरा नाम नियम में नहीं आया तो भैया मार्कोनी का आपका नियम ही बताऊंगा, फारूकी नियम नहीं बताऊंगा, आपको बता रहा हूं मैं। H परमाणु के, जिस पर H परमाणु कम संख्या में जुड़े होते हैं, कुछ बैठी बात बेटा दिमाग में? कौन किसका नियम है ये? मार्कोनी का नियम। असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग कराने से ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक वाला भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जिस पर H कम जुड़े होते हैं बेटा। अब सोचिए, एल्कीन के किसी कार्बन से अगर हाइड्रोजन कम है तो संयोजकता कौन पूर्ण कर रहा होगा? सोचना, एल्कीन के उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम है उसकी संयोजकता कौन पूर्ण करेगा? एल्किल समूह। और जब एल्किल समूह करेगा तो वो अपना प्लसाई प्रभाव दिखाएंगे, और प्लसाई प्रभाव दिखाएंगे तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसमें योगात्मक अभिक्रिया है,
जो कार्बोकैटायन के स्टार्च पर आधारित है। आज ये वीडियो देखने के बाद अपनी 11th क्लासेस में हाइड्रोकार्बन में एल्कीन सेक्शन आएगा, उसमें बेटा इसकी पूरी मैकेनिज्म को समझाया गया है। गौर से सुनना और समझना, बढ़िया वीडियो समझने के लिए। ओके, तो ये बात होगी। अब जब मैं इसका योग कराऊं तो किसी पर भी पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, यहाँ तो सममित में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान के चलो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आए, किसी पर भी जा सकते हैं, ध्यान रखें सममित में, तो दोनों आए तो इससे तो जोड़ दूंगा मैं ना H और यहां जुड़ जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा क्या CH3 CH2Cl। मैं वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें ये कह दिया देखो ये पाई 1 टूट दो बेटा, H यहां जोड़ दो, Cl यहां जोड़ दो, बन गया उत्पाद। नहीं, उसको समझो, यही तो फर्क है, उसे समझना बेसिक तरीके से। जो चीज हमारे दिमाग में एक बार भर गई, लाइव में कभी भी आ जाएगी, उसका आप आंसर बना सकते हैं। तो ये एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड बन गया बेटा। एल्किल हैलाइडों में कौन बन गया? एथिल क्लोराइड बेटा। ओके, और ये बन गया आइसोप्रोपिल, है क्या नहीं बेटा? आइसो नॉर्मल तो होगा नहीं, नॉर्मल होता तो यहां भी यार यहां जुड़ा होता सीधी श्रृंखला में। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, सामान्य नाम की बात लिखी, ये सामान्य नाम है बेटा। आईपीसी नाम क्लोरोएथेन, इसका आईपीसी नाम होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आईपीसी नाम भी लिख देता हूं मैं 2-ब्रोमोप्रोपेन बेटा, ब्रोमोप्रोपेन। बैठी कुछ दिमाग में बात? ये कैसी एल्कीन है? असम्मित बेटा, वही सब काम करिए, प्लस HBr का योग कराओ बेटा, HBr का योग कराइए। बोलिए, आप ध्रुवता के चिन्ह लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, जो है ही वो। आप नहीं लगा रहे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है, आप ही नहीं लगा रहे हो, बस केवल लगाओ या ना लगाओ, एज यू विश, आपकी मर्जी। तो अब देखिए यहां क्या है कि सर असम्मित एल्कीन में, अब देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये दोनों हैं, हाँ गौर से देखिएगा। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में या तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएंगे या इस पर जाएंगे। अब देखिएगा, इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है एथिल समूह और इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है मेथिल समूह। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो है, जो कि 2 प्रकार का मैंने बताया था ना, 2 प्रकार का, कौन कौन सा बेटा? प्लस आई प्रभाव। जितने भी एल्किल समूह है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपने पिछले प्रेरणिक प्रभाव को सही ढंग से नहीं समझा है आप लोग, तो अब मेरी थोड़ी सी बात को सुन लीजिएगा, फिर समझते रहिएगा उसको आगे। जितने भी एल्किल समूह होते हैं, ध्यान से सुनिए, एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और उनके आगे लगने वाले प्रतीक, उन सबको ले लिया जाए, तो जितने भी एल्किल समूह होते हैं सब इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलने का काम करते हैं, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, प्लस आई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब उनमें भी किसी का ज्यादा प्लस आई प्रभाव होता है, किसी का कम होता है, तो सर वो कैसे समझेंगे? बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना? आपको ठीक है ना, उस तरीके से। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी बेटा, उसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा। कितना आसान हो गया? अब बताओ, एक कार्बन की एल्किल से 2 कार्बन का एल्किल का ज्यादा होगा, 2 से 3 वाले का ज्यादा होगा, 3 से 4 वाली का ज्यादा होगा। अब आपका दिमाग फिर घूमा कि सर पिछले दिनों आपने हमें 2 एल्किल बताई थी 3 कार्बन की, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, वो तो 3-3 कार्बन की है, तो उनमें किसका ज्यादा होगा? तो बेटा शाखन बढ़ने पर, शाखाएं बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता जाता। 3 बातें, सभी एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं, कार्बन की संख्या बढ़ने पर एल्किल का प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा, सीधी श्रृंखला और साखत में तुलना करनी पड़े, समान कार्बन के हो तो साकेत वाले का ज्यादा होगा प्लस आई प्रभाव, बैठ के इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेलने वाला प्रभाव। ओके, अब देखिए मेथिल समूह, एथिल समूह, एथिल 2 कार्बन का, मेथिल 1 कार्बन का, तो एथिल का प्लस आई प्रभाव ज्यादा है बेटा, तो पाई बंद इसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, यानी ये समूह इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व को धकेल रहा है, ये वाले बंद के इलेक्ट्रॉन। तो बताइए पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जा सकते हैं क्या? बोलो, नहीं जा सकते। तो किधर जाएंगे? इस कार्बन पर जाएंगे, क्योंकि इधर इस समूह प्लस, देखिए प्लस आई प्रभाव ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, लेकिन इसका प्लस आई प्रभाव इसके प्लस आई प्रभाव से कुछ कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पाई बंद के टूटने पर इलेक्ट्रॉन को तो कहीं ना कहीं या तो इस पर जाना है, इस पर जाना है। तो इस पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस पर इसके कम प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ कम एकत्रित हो रहा है, इसलिए इधर प्रतिकर्षण कुछ कम अनुभव होगा, इधर जाने पर प्रतिकर्षण ज्यादा अनुभव होगा, इधर जाने पर प्रतिकर्षण कम अनुभव होगा। अब पाईबंद के इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन पर गए तो इस कार्बन पर कमी आई इलेक्ट्रॉन की, इधर गए तो इस पर धनावेश, तो इससे जोड़ दूंगा मैं क्या? Br, और इससे जोड़ दूंगा H, तो ये बना दिया CH3 CH2 CH Br C2H5। बताइए क्या दिक्कत है आपको? पॉज करिए, दोबारा देखिए बेटा, ठीक है ना। जो लोग आज मेरी नई वीडियो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ कम समझ में आ रहा होगा, तो मेरी पुरानी वीडियो उसको देखिए आपको।
ठीक है ना। हालांकि आपको अभी प्रणिक प्रवाह वाली वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन वीडियो दूसरे चैनल पर जाकर आपको वो उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। उनमें प्रणिक प्रवाह को ही मैंने दो वीडियो में बनाकर भेजा है उसको, ठीक है। चलिए इसी तरह से इसमें तो सर इसमें तो इस तरह से योग करा दीजिए, एक एच और एक बी आर, या बी आर और एच कहीं भी जोड़ दीजिए, राइट। अब यहां योग कराता मैं आपको बताइए, यहां पर इसका योग कराता, बताइए आंसर क्या बनाएंगे। एच बी आर का योग कराओ बेटा। तो एच बी आर का योग कराने से बताइए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, अपने आप को बोलो जल्दी। हाँ, क्योंकि इस कार्बन से दो मैथिल समूह जुड़े हैं जिनका प्लस आई प्रभाव है, यानी ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पर एकत्रित अगर हो रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं आएंगे क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। तो इस पर कौन सा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, जब इधर गए तो इस पर तब पूरी तरह से क्या जाएगा, धनावेश, कमी आ गई, और इस पर आ जाएगा ऋणावेश। तो इससे किसको जोड़ दूंगा, बी आर को। तो उत्पाद क्या बना, रफ कॉपी पर बनाओ बेटा। मैंने अधूरी रिएक्शन लिखी है, आप लोग पूरी रिएक्शन को लिखने के लिए कर सकते। ये बन जाएगा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड बन जाएगा, तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है बेटा। तो एल्कीन पर HX का योग, एल्कीन पर HX के योग से एल्किल हैलाइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आपका ये आईपीसी नाम बोलो तो 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो, 1 2 3 इधर से करोगे तो 1 2, ये 2 है बेटा, 1 2 कहेंगे, 1 2 3, 3 ब्रोमो पेंटेन। और ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आईपीसी नाम बोलेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। मैं कहूं या ना कहूं, उनके सामान और आईपीसी नाम को आप खुद बनाने का प्रयास करेंगे बेटा। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये रही इसकी बात। अच्छा यहां एक ट्विस्ट देखिए, मार्कोनी का नियम हो गया, एक ट्विस्ट क्या है, पहले मैं रिएक्शन से आपको बताता हूं फिर समझिएगा। ठीक वैसे ये दरअसल कुछ चीजों का अभिप्राय ये समझिएगा, थोड़ा एक सिंपल सी मैं बात रखता हूं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ये बात को। देखिए आपने देखा है कि दूध से, मिल्क से चाय भी बनती है, दूध से खीर भी बनती है बेटा, दूध से दूध के अन्य प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्या ये सभी समान परिस्थितियों में बनते हैं बेटा? तो आपका जवाब आएगा नहीं। मतलब कि सर चाय अगर बनानी है तो चाय की पत्ती चीनी डालनी है, खीर बनानी है तो चावल और चीनी डालनी है, और भी चीजें जो मिला सकते हैं अपन उसके टेस्ट के लिए, और दूसरी चीजें बनानी है तो उस तरीके से चीजें। इसका मतलब उसी दूध में अगर बाहर से अलग मटेरियल डाला गया तो उत्पाद अलग होगा, दूसरा डाला गया तो दूसरा उत्पाद होगा। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत है। क्रियाधार एक जैसा हो सकता है, लेकिन अभिकर्मक अगर बदल दिए जाएं या किसी की उपस्थिति बदल दी जाए। अब उपस्थिति सुनिएगा, उसी दूध में, दूध है केवल बेटा, उसी दूध में थोड़ा सा नींबू की 2-3 बूंद या थोड़ा सा दही डाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि सर दही बन जाएगा, दही जम जाएगा। अब परिस्थितियां देखिएगा, आप अगर दूध में दही डालकर फ्रिज में रख दो, जम जाएगा क्या? नहीं जमेगा। इसका मतलब हर टेम्परेचर पर दही नहीं जमता। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो दही भी सही नहीं जमेगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो भी दही नहीं जमेगा। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही दही जमेगा। यही रासायनिक क्रियाओं की पहचान है। अगर अपन परिस्थितियां बदल दें तो उत्पाद भी बेटा अलग अलग हो जाते, ये दिमाग में रखिएगा। दूध वही था, ताप बदलने पर उत्पाद अलग हो गए, अभिकर्मक मिलाने पर उत्पाद अलग हो गए। तो ये सारी चीजों को अपन को यहां पकड़ करनी पड़ेगी। ये फर्क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए देखिएगा बेटा, तो मैं ये बता रहा था, ध्यान से गौर से देखिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वही प्रोपीन, असमित एल्कीन बेटा, प्रोपीन आईपीसी नाम। असमित एल्कीन क्यों बताइए, अपने आप को बोल दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड वाली कार्बनों से समान परमाणु या समूह नहीं जुड़े, असमित एल्कीन। और वही योग करा रहा हूं बेटा HBr का। योग कराने की स्थितियों में मैंने 2 चीजों को ध्यान रखा। यहां मैंने लिख दिया बेटा, बस इतना सा अंतर कर दिया, परऑक्साइड लिख दिया। ये कई हो सकते हैं, एसिटिल परऑक्साइड हो सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड हो सकता है, ठीक है ना। परऑक्साइड है, परऑक्साइड मतलब होता है जिनमें O और O आपस में जुड़े होते हैं। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन, सॉरी एक पॉइंट आपके दिमाग में गूंज गया होगा। क्या गूंज गया बेटा? कल या कल से पुरानी वीडियो या 11th में मैंने आपको क्या बताया था कि समांश विखंडन की परिस्थितियों में एक तो उच्च ताप, राइट, दूसरा बोलिए अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति, तीसरा अध्रुवी माध्यम, और चौथा अगर नहीं बताए तो अब सुन लो, परऑक्साइड की जहां जहां उपस्थिति आएगी, जहां जहां परऑक्साइड की उपस्थिति आएगी बेटा, वहां वहां समांश विखंडन वाली स्थितियां बनेंगी, जिससे मुक्त मूलक बनेंगे।
क्रिया का प्रकार ही बदल जाएगा। परऑक्साइड लेने से वही प्रोपीन, वही HBr, लेकिन उपस्थिति कर दी गई परऑक्साइड। यहां उपस्थिति नहीं है परऑक्साइड की, यहां उपस्थिति परऑक्साइड की नहीं है। ये वाला कार्यक्रम वही होगा जो अभी मैंने बताया था, मतलब वही मार्कोनी काप के नियम के अनुसार उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। ये उत्पाद आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बेटा, मुख्य उत्पाद यही होगा। मुख्य उत्पाद उसको कहते हैं बेटा जो ज्यादा मात्रा में बनता है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही परऑक्साइड की उपस्थिति ले ली, पूरा कार्यक्रम ही बदल गया बेटा। क्या बदल गया? पूरा कार्यक्रम। और फिर क्रिया का नाम क्या होगा और फिर क्या उत्पाद बनेगा, ये गौर से देखिएगा। ठीक है ना, 11th क्लास में भी है, क्योंकि एल्कीन एल्कीन जैसे आएंगे तो आप समझ लो 11th क्लास में इसकी डिटेल्स दी गई है, क्रिया विधि वहां है। परऑक्साइड की उपस्थिति में ये जो योग हुआ था ना बेटा मार्कोनी काप में, ये पूरा बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब इसलिए कहते हैं अपन इसको एंटी मार्कोनी काप का नियम। एंटी मार्कोनी काप का नियम, उल्टा होने का मतलब एंटी, विपरीत, एंटी मार्कोनी काप नियम। इसका मतलब एंटी मतलब जो योग हो रहा था, जहां योग हो रहा था वो पूरा उल्टा हो गया। अभी मैंने Br को इस कार्बन से जोड़ा था, मैं Br को इससे जोड़ूंगा और H को इससे जोड़ूंगा, तो उत्पाद ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, सामान्य नामों में N प्रोपिल ब्रोमाइड, आईपीसी नामों में 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये मुख्य उत्पाद होगा बेटा परऑक्साइड की उपस्थिति में। उल्टा हो गया पूरा काम, ये मुख्य उत्पाद यहां होगा परऑक्साइड की उपस्थिति लेते ही। तो जहां ये वाली अभिक्रिया कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर आधारित होती है, अगर पूरी क्रिया विधि पर देखेंगे आप तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर आधारित होती है और इलेक्ट्रॉन इसलिए योगात्मक अभिक्रिया होती है। लेकिन बेटा इसके लेते ही, अब ये परऑक्साइड के लेते ही अभिक्रिया मुक्त मूलक योगज अभिक्रिया में आई, जो मुक्त मूलकों के स्थायित्व पर आधारित है। इसकी पूरी क्रिया विधि है, यहां पर नहीं बता रहे। अच्छा, सिलेबस का ये पार्ट भी नहीं है, क्रिया विधि इस जगह नहीं है। क्रिया विधि जो हमारे सिलेबस में जिनकी है उन पर फोकस ज्यादा करना है अपन को, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, क्योंकि आप जब डिटेल्स में जाएंगे जिनकी क्रिया विधि जो अपने विभिन्न वीडियो में है उनमें दिखाई देगी। तो ये पूरा कार्यक्रम ही बदल गया, इसलिए तो कहते हैं एंटी मार्कोनी काप का नियम। ये दिया था बेटा खरास वैज्ञानिक ने, खरास ने, तो इसको खरास का नियम या खरास का प्रभाव भी कहते हैं। क्योंकि ये सारा काम परऑक्साइड की उपस्थिति में हुआ है, इसलिए इसको हम लोग परऑक्साइड प्रभाव भी कहेंगे बेटा। क्या बोलिए? परऑक्साइड प्रभाव भी कहेंगे। तो आपसे अगर मैं पूछूं एंटी मार्कोनी काप का नियम, तो आप कह सकते हैं असंमित एल्कीन पर HBr। हाँ, यहां एक इंपॉर्टेंट बात किया, इसमें योग सिर्फ HBr का ही होता है, HI या HCl का नहीं होता। ठीक है, इतना बस अभी इतना याद रखिएगा। तो मैं जो बता रहा था कि HBr का असंमित एल्कीन पर योग कराए और परऑक्साइड की उपस्थिति नहीं है, तो मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होना है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन इसलिए योगात्मक अभिक्रिया है, कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर आधारित होती है। क्रिया विधि में बात समझ में आ पाती है, आपको इतना समझना है कि उत्पाद क्या बनना है, राइट। और अगर इसी प्रोपीन पर HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में कराया जाए तो ये एंटी मार्कोनी काप नियम पर आधारित है, यानी योग मार्कोनी काप के विपरीत होता है। ठीक है ना, यहां बेटा बिस्मांस विखंडन वाली कार्बोकैटायन बनती थी मार्कोनी काप नियम में, जब आप देखेंगे तो इसमें बेटा मुक्त मूलक बनेगी। ये मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है और मुक्त मूलकों के स्थायित्व पर आधारित है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझने का प्रयास किया गया होगा आप लोगों ने। एक और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि मैंने कहा क्रिया विधि, तो फटाक से अब वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको 11th क्लासेस के अपने नोट्स निकालने हैं। ठीक है ना, या मेरी पुरानी वीडियो देखनी है जिन पर ये नियम डले हुए हैं उन पर देख सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रही है तो आप लोग अपने नोट्स में किताब में देखिएगा और ध्यान से बेटा सुनिए और समझिएगा उसको, बहुत मजा आएगा आपको समझने में। ठीक है, तभी मजा आएगा जब आप लोग जो मैं आपको सलाह देकर जाता हूं उसके अनुसार आप चलते हैं, राइट। चलिए, अगर मैंने बेटा यहां एक प्रश्न बना दिया होता, इस तरह का प्रश्न बना दिया, उत्पाद पहचानिए, उत्पाद A कौन होगा, उत्पाद B कौन होगा, पहचानिए, इस तरह के प्रश्न बन गए। तो जैसे ही आपने कहा कि यहां परऑक्साइड की उपस्थिति नहीं है, परऑक्साइड की उपस्थिति है, तो परऑक्साइड की उपस्थिति वाला उत्पाद क्या होगा वो आपको दिमाग में रखना है, और परऑक्साइड की अनुपस्थिति में वो उत्पाद हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे अपन रफ्तार पकड़ लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा इसी तरह से बेस मजबूत होने पर अच्छी तरह से और समझ में आ पाती है। ठीक है ना, पर मैं प्रयास कर रहा हूं, अपना पसीना मैं भी बहा रहा हूं, तो आपको भी थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी ही है। जिनसे 11 छूट गया उनको और ज्यादा करनी है। ठीक है ना, ओके बेटा, मिलते हैं कल। ठीक, थैंक यू।